नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक टीवी पर आ गए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या कहने वाले हैं। हुआ क्या जो आ गए, पता चला कि 500 और 1000 रुपए के नोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं और इन नोटों को अब बैंकों में जाकर बदलवाना होगा। चारों तरफ जो अफरा तफरी मची वो आप जानते हैं। तब बहुतों ने सोचा कि शायद काला धन समाप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री का भाषण इतना भावुक था, गोवा में तो रो भी दिए कि लग रहा था कि कुछ सोच समझकर ही किया गया होगा। अब भरोसा करते हैं। फिर अचानक कई महीनों के बाद प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सिर्फ नोटबंदी के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। वो अब नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करते। कम से कम अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फिर से रात 8 बजे या 9 बजे ही प्राइम टाइम के वक्त वो अचानक टीवी पर आ सकते हैं और अब बोल सकते हैं। लेकिन याद कीजिए, नोटबंदी की वो लाइनें, खासकर महिलाएं जिनके पास अपना जमा किया हुआ पैसा था, वो सब पतियों और पिताओं के हाथ चला गया। एक झटके में किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे गए पैसे उनके हाथ से निकल गए, क्योंकि उन्हें देने पड़े। अब वे अवैध हो चुके थे बदलवाने के लिए। बाद में वो पैसे लौटकर पत्नियों और बेटियों के हाथ में आए या नहीं, वही बता सकती हैं। मगर महिलाओं से लेकर आम किसानों तक लाइन में लगे अपना पैसा जमा कराने। 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक ही पैसे वापस हो सकते थे। सबने यही कहा कि इस लाइन में पैसे वाले तो दिख नहीं रहे। यह एक नया रहस्य बना और अफवाह भी। फिर इसे काउंटर करने के लिए एक नई थ्योरी उड़ाई गई जो ज्यादा कारगर साबित हुई। वो ये थ्योरी थी कि ये जो गरीब लोग हैं, दरअसल गरीब लोग नहीं हैं, ये अमीरों के एजेंट हैं। वो पैसे कमीशन लेकर उनके पैसे बदलवाने आए हैं, जनधन खाते में जमा कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने एक कमाल का काम किया। उस समय यूपी के अखबार के एक पत्रकार ने मुझसे कहा था कि नोटबंदी के समय जनता की परेशानी की खबर 7वें और 8वें पन्ने पर छपती है और तारीफ की खबर पहले पन्ने पर। फिर यह कहा जाने लगा कि जनधन खाते में जिनके पैसे जमा हो रहे हैं उनकी जांच होगी, निष्क्रिय खातों में जमा राशि की जांच होगी, उनकी जांच होगी। तो कहां किस स्तर पर है पता नहीं चला। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में भी इसका जिक्र नहीं है कि जनधन खातों में जमा कितना पैसा काला धन पकड़ाया है, आज तक पता नहीं चला। नोटबंदी 2016 में लागू हुई थी। हम 2018 अगस्त में बात कर रहे हैं, अगस्त बीत गया। नोटबंदी इतनी साधारण आर्थिक घटना नहीं थी कि उसके बारे में रिजर्व बैंक जब अंतिम रिपोर्ट पेश करे तो पेज नंबर 219 पर जिक्र करे। इतनी देर क्यों लगी? तो यह बताया गया कि नोटों को कई बार गिना गया, इसलिए इतना वक्त लग गया। नतीजा क्या निकला? 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के 15,41,000 करोड़ सर्कुलेशन में थे। जो नोट वापस आए हैं नोटबंदी के बाद, उनका वैल्यू जो है 15,32,000 करोड़ है। यानी 99.30% नोट वापस बैंकों में पहुंच गए। नोटबंदी के बाद नए नोट छापने में ही 7,965 करोड़ खर्च हो गए। कुल नोट छापने में जो खर्च हुए वो 20,000 करोड़ से ज्यादा है। सरकार को 2016 के साल में नए नोट छापने में 3,421 करोड़ खर्च करने पड़े थे। 2016-17 में यह राशि डबल हो गई, 7,965 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सिर्फ 10,000 करोड़ वापस नहीं आ सके। कहा गया था कि 3-4 लाख करोड़ वापस नहीं आएंगे, जिनका काला धन है वो नष्ट हो जाएगा। याद कीजिए, उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या आपके दिमाग में ठेला गया। जाली नोटों की मात्रा ना तब ज्यादा थी ना अब बंद हुई है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 रुपए के जाली नोटों की संख्या में 154.3% की वृद्धि हुई है। पिछले साल 2000 के जो नए वाले 2000 के नोट हैं, उसके 638 नोट पकड़े गए। इस साल 17,929 नोट पकड़े गए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ जिला सहकारिता बैंकों में जो नोट वापस किए थे, उन्हें रिजर्व बैंक ने अभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यह मामला अदालत के सामने है। इन सहकारिता बैंकों में जमा पैसे का कितना वैल्यू है यह भी नहीं बताया गया है। अगर यह भी शामिल कर लिया जाए तो पता चलेगा कि 99.30 से ज्यादा पैसा वापस आया है। नोटों की वापसी पर जोर इसलिए है क्योंकि उस वक्त जोर देकर कहा गया था कि 2-3 लाख करोड़ बैंकों में नहीं आएंगे। अमीरों का काला धन जो तकिए और गद्दे के नीचे है, गंगा में बहाना पड़ेगा। अगर सारा पैसा वापस ही आ गया तो फिर गंगा में जो बहाया गया वो क्या था? पुराना वाला गद्दा, पुराना वाला तकिया क्या था? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राफेल मसले पर सीधा आरोप लगाया कि 70 साल की अनुभवी कंपनी
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को राफेल डील में हिस्सेदार नहीं बनाया गया। डील से पहले बनी ऐसी कंपनी जिसकी दूसरी सहयोगी कंपनियों पर कई हजार करोड़ की देनदारी है, वो बैंकों के पैसे नहीं चुका पा रही है, उसे हिस्सेदार क्यों बनाया गया? अनिल अंबानी की कंपनी ने कांग्रेस पार्टी पर 5,000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पर हमारा फोकस नोटबंदी है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने जो कहा उसे सुनिए, फिर बीजेपी की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना है, देश के युवाओं को जवाब देना है कि बेरोजगारी है, हमारे युवा रोजगार चाहते हैं और आपने देश पर इतनी बड़ी चोट क्यों लगाई? उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों के पास, क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था, उन पर उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। नरेंद्र मोदी जी के मित्रों ने काले धन को सफेद में बदलने का काम किया। उदाहरण है गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक का, उदाहरण है 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी जिस बैंक में डायरेक्टर हैं, 700 करोड़ रुपए उस बैंक में बदला गया। इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट को अपने काले धन को सफेद बदलने में मदद, ये था नोटबंदी। और जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, उनको खत्म करके, जो छोटे दुकानदार हैं उनको खत्म करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष्य है। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेसेस और स्मॉल साइज बिजनेसेस आप लोग जो चलाते हो, आप अच्छी तरह सुनो, नोटबंदी कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, यह गलती नहीं थी, यह जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े अमेज़न जैसे बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। हमारा सिंपल सवाल है और युवाओं का सवाल है, किसानों का सवाल है, आपने, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को चोट मारी, क्यों मारी? कालाधन नहीं कम हुआ, आतंकवाद कम नहीं हुआ, असली नोट गायब नहीं हुए, कोई ना कोई रीजन तो होगा। और मैं आपको रीजन बता रहा हूं। रीजन था कि क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में पैसा डालना। क्या रहा डिमोनेटाइजेशन का? 18 लाख ऐसे बैंक अकाउंट स्क्रूटिनी के अंतर्गत आए जहां डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट दिखाया गया था। एक बहुत बड़ी रकम जो पहले ब्लैक मनी के रूप में था, वो इनकम टैक्स के नेट में आया। व्हाट इज at the end, what is the definition of black money, Mr. Rahul Gandhi? Mr. Rahul Gandhi, black money is the amount which is without address. The currency which does not carry an address tag is black money. जिस पे लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं, छुपा के रखते हैं। संबित पात्रा जो कह रहे हैं, शायद उन्हें विस्तार से कहने का मौका नहीं मिला। उन्हें बताना चाहिए था, या रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट में बताना चाहिए कि 18 लाख खातों की जो जांच हुई है, वो कह रहे हैं कि कुछ पैसा पकड़ा गया है। वो पैसा क्या था, किसका पकड़ा गया है? अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने भी माना है कि 2-3 लाख करोड़ नोट वापसी का जो दावा था, उस हिसाब से नोटबंदी फेल रही, मगर टैक्स जमा करने वालों या डिजिटल और दूसरे पहलुओं के कारण देखे तो ये सफल रही। I think it was one of the
objectives of the government, or one of the stated objectives, was that 2 to 3 lakh crores of money will not come back into the system. And according to the RBI report, all of it has come back. So if we were to look at only this objective of demonetization, then clearly it was a failure. But you also mentioned that the government had mentioned that one of the primary objectives was to control black money, unaccounted for wealth, which is the same thing as black money. Now, we also know that tax payments, direct income tax payments that you and I pay, have gone up by an enormous amount post the demonetization. The number of people in the tax net has gone up a lot, and tax revenues in 2017-18, personal income tax revenues went up by about 20%, when the nominal GDP growth on which the tax revenues are based was up by only about 9%. Right. So what you have is tax payments went up by an enormous amount, and that just equivalently we can now take that was a resounding success. 2017-18 के आर्थिक सर्वे को पलटकर देखिए, उसमें लिखा है कि जो नए टैक्स रिटर्न आए उनमें से ज्यादातर उन लोगों के थे जिनकी आयकर देने की क्षमता नहीं है। रिटर्न की संख्या तो बढ़ गई मगर राजस्व पर उसका बहुत असर नहीं हुआ। अभी भी टैक्स जमा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। क्या यह सारा कुछ बिना नोटबंदी के हासिल नहीं किया जा सकता था? 2-3 लाख करोड़ का अनुमान कि नहीं आएगा और वो सब वापस आ जाए, क्या ये साधारण कामयाबी है, नाकामी है जिसे छुपाने के लिए दाएं बाएं से चीजें बटोरी जा रही हैं? नए नोट छापने में ही कई हजार करोड़ खर्च हो गए। कितनी तकलीफ हुई जनता को। यही नहीं, नोटबंदी के समय जितना कैश मार्केट में था उससे ज्यादा इस वक्त कैश मार्केट में है। तो डिजिटल इकोनॉमी क्या हुई? उन लोगों का सोचिए जो आखिर तक अपने पैसे को वापस करने के लिए रिजर्व बैंक के सामने रोते रहे। याद कीजिए मार्च 2017 का वो प्राइम टाइम। उस समय गांव देहात से लोग अपने ही जीवन भर की कमाई लेकर रिजर्व बैंक के बाहर आए, रात भर रुकने लगे कि सुबह नोट बदलेंगे। 31 मार्च 2017 तक आते आते तो बहुत हालत खराब हो गई इनकी। तब तक वो तारीख थी कि एनआरआई के नोट बदले जाएंगे, मगर आम लोग भी आ गए कि शायद बदल जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च की सर्दी में लोग आते रहे। कितना पैसा बैंकों में आने से रह गया। 30-31 मार्च तक तो रिजर्व बैंक के बाहर भीड़ काफी बढ़ गई थी। किसी का 40,000, किसी का 30,000 जमा निकला था, जो नहीं बदला जा सका, नष्ट हो गया। क्या ये भी काले धन वाले थे? 7 बजे लगा, लाइन में लेकर के आ गए, धक्का मार के निकाल दिया। इन्होंने बोला जाओ, यहाँ नहीं होता है पैसा, तुमको नहीं मिलेगा। ये पुलिस वालों ने निकाल दिया, मैं निकाल के मैं सुबह आया, 7 बजे निकाले इसमें, लेकिन आपने क्यों नहीं निकाला? दिल्ली से झुंझुनू 250 किलोमीटर है। झुंझुनू के कलेक्टर कार्यालय भी गए, जयपुर भी हो आए, मगर नोट नहीं बदले तो जयपुर से 45 रुपए की टिकट कटाकर दिल्ली आ गए। फिर आप स्टेशन पर आया, फिर यहाँ फिर यहाँ आया, यहाँ नहीं हुआ, फिर आप स्टेशन गए, वहाँ पे रात को सोए, फिर आप इधर आए इस उम्मीद में कि भारतीय रिजर्व बैंक उनके नोट बदल देगा। 10,500। अच्छा, ये है तो मेरे को इशारा भी नहीं है, मेरे को पेंशन मिलती है 550 रुपए, उससे गुजर और उसको भी मिलते उसे। जिसके गवर्नर का 500 और 1000 के पुराने नोटों पर एक वादा लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मैं निकाल चल रहा, वहाँ लाइन में खड़ा हुआ करके इन्होंने भी उससे के दरवाजे पर मेरे को हटा दिया। सिपाहियों ने 2 ने पकड़ के हाथ मेरे को बाहर कर दिया, बोले जाओ हमारे कान मत खाओ, नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको पैसा। 2 दिन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात बिताते हैं, 5 रुपए का चना खाकर रहते हैं। कल चना लेकर के खाया था 5 रुपए। कोई खिला देता है तो खा लेते हैं। कल चना लेके खाया था, मेरे पास 10-20 रुपए थे और पैसे भी नहीं है। और ये देखिए आप, चना खा के पानी पी लेता है। मैं कलेक्टर, नए नोट हैं नहीं, पुराने नोट किसी काम के नहीं, इस उम्मीद में कि उनकी कमाई बर्बाद नहीं होगी। मिला था बुजुर्ग तो दे दिया कलेक्टर को, बोला आप कलेक्टर साहब ने भी झुंझुनू में कहा, इसलिए उनका बोलना साफ समझ नहीं आता, मगर फिर भी हम अपने घरों में बुजुर्गों की हर बात समझ तो लेते ही हैं। तो ये देखो, ये
नोटबंदी के समय ना तो ठीक से रिपोर्टिंग हुई, ना सारी बातें सामने आई। जब हमने प्राइम टाइम के लिए बैंक सीरीज शुरू किया था, तब देश के कई हिस्सों से कैशियरों ने बताया कि कैसे नोटबंदी के समय अचानक करोड़ों रुपए ब्रांच में आ गए। नए पुराने नोटों को गिनते गिनते आंखें थक गईं और उनसे गलती हुई। कई ब्रांच में नोट गिनने की मशीन तक नहीं थी। जहां मशीन थी वहां भी गिनने में चूक हो गई, क्योंकि सरकार ने कोई तैयारी का वक्त नहीं दिया। किसी की गलती का नतीजा यह हुआ कि कैशियरों ने अपनी जेब से लोन लेकर और सैलरी से कटाकर 5,000 से लेकर 2.5 लाख तक जुर्माना भरा है। हमने तब भी प्राइम टाइम में दिखाया था, फेसबुक पर भी लिखा था। फिर से कुछ उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये बात नेताओं को भी मालूम नहीं है। मैंने पहचान किसी की नहीं बताई। 10 नवंबर को मैंने अपनी जेब से 16,000 रुपए दिए। उस दिन हमारी शाखा सुबह 4 बजे बंद हुई थी। 50 दिनों तक हर दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक काम करता रहा। मैंने तो 16,000 ही दिए, बाकियों ने इससे भी ज्यादा। मेरी सैलरी 25,000 थी, एक दिन में 16,000 दे आया। मध्य प्रदेश की एक महिला कैशियर को ज्वाइन किए हुए 2 महीने हुए थे। 18,000 सैलरी थी, एक दिन में ही 20,000 का जुर्माना भरा। इंदौर की एक महिला कैशियर को अपनी पूरी सैलरी के बराबर जुर्माना भरना पड़ा, 26,000 रुपए। एक कैशियर ने बताया कि हम लोगों ने 2,87,000 रुपए जुर्माना भरा। झांसी के एक बैंक कैशियर ने 2 लाख का जुर्माना भरा, जबकि उसकी नौकरी नई थी, लोन लिया। पटना के एक कैशियर ने बताया कि नोटबंदी के समय अपनी जेब से 13,000 रुपए दिए थे। नोट गिनने की मशीन नहीं थी, इतना नोट आ गया कि गिनते गिनते गलती हुई। बक्सर के एक कैशियर ने बताया कि उसे तो अपनी जेब से 37,000 रुपए देने पड़े। कानपुर देहात के एक कैशियर ने लिखा कि 10,000 रुपए जुर्माना दिया। गुजरात के एक ब्रांच के कैशियर ने 16,500 दिया और दूसरे ब्रांच के कैशियर को 2,87,000 रुपए देने पड़े। दिल्ली से एक बैंकर ने मुझे लिखा कि 10,000 का जुर्माना भरना पड़ा। नासिक के कैरियर ने लिखा कि उनके और हेड कैशियर ने 56,000 रुपए दिए। 6 दिन के भीतर 6,500 ग्राहक 16 करोड़ रुपए लेकर आ गए थे। एक कैशियर ने लिखा कि हर दिन कभी 10,000 तो कभी 5,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ा। अगर सारे कैशियर फिर से अपना अनुभव लिखकर भेजें तो हम रोज प्राइम टाइम में शामिल करेंगे। पहचान छुपा लेंगे, जानकारी सही दीजिएगा, लेकिन रिजर्व बैंक हर बैंक से पूछकर पता कर सकता है कि नोटबंदी के दौरान कैशियरों से कितना पैसा फाइन के रूप में वसूला गया। वैसे रुपया आज $1 के मुकाबले 70 रुपए, $1 आज 70 रुपए 82 पैसे का हो गया। इतिहास में इतना नीचे कभी नहीं गिरा था। पर आप नीचे मत झुकिए, गर्दन सीधी रखिए और प्राइम टाइम देखते रहिए। ब्रेक के बाद अरुंधति रॉय से बात करें।